अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उस मकाम पर खड़ी हो रही है जहां सवालात बहुत ज़्यादा हैं, जवाबात कम हैं, पस पर्दा चीज़ें तय होने की बड़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। पाकिस्तान और भारत में जो एक सिफारती टेंशन एक जो चल रही थी, एक जो जंगी एक सिचुएशन चल रही थी, उसके बीचों बीच अब ये भी ख़बरें हैं कि मुल्क से सियासी बेचैनी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है वो खोलने की कोशिशें हो रही हैं। कुछ डेलीगेशन बाहर से आए हैं, उनकी भी कोशिश है कि मुल्क में एक जो सियासी बेचैनी है उसको ख़त्म किया जाए। एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका भी हक बनता है कि उसको पॉलिटिकल स्पेस मिले, उसको पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन कुछ बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बीच में ऐसे आ जाते हैं जो बंदा सोच के परेशान हो जाता है कि एक तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की कोशिश करते हैं और जेस्चर देते हैं कि हमने बात करनी, और दूसरी तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ज़बान कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ड्यूल पॉलिसी सोच मतजाद उनकी जो पॉलिसी है ये बड़े सवालात खड़ा करती है पार्टी पॉलिसी पर। तो बेसिकली पार्टी के अंदर जो फैसले हैं वो करता कौन है, क्योंकि जब जेल में कोई मिलने जाता है इमरान खान साहब को, टॉपिक एक है, एजेंडा एक है, वहाँ पे मिलने वाली शख्सियात मुख्तलिफ है, लेकिन जैसे ही वो मिलकर बाहर आती हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं इमरान खान का। तो समझ में नहीं आती कि इंसान किसका यकीन करे। तो एक शख्सियत जो 2 दिन पहले इमरान खान से मिली हैं, जी हाँ, फवाद चौधरी साहब साबिक वफाकी वज़ीर हैं, वो मिल के आए हैं उनसे पूछते हैं कि खान साहब की क्या सोच है, इमरान खान की क्या सोच है पार्टी को लेकर, डील मुज़ाकरात, क्या इनकी बात हुई है। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, आपने वक्त दिया। ज़रा पहले जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई है आपकी, उसका ज़रा अहवाल बताएं। इमरान खान कैसे हैं, मुराल कैसा है, ज़रा ये बताएं क्या बात हुई है सब। जब भी खान साहब से मुलाकात होती है तो बाहर सब लोग जो हैं यही सवाल होता है। बिल्कुल इमरान खान माशाल्लाह सुपर फिट है। वही उनकी जो एक रवायती वो एक जो है ना वो फिरोज़ी टी शर्ट और जो ट्राउज़र होता है एक्सरसाइज और जॉगर्स, पसीने से शराबूर एक्सरसाइज करके वो फ़ौरन आते हैं कोर्ट में, उसी तरह ही आए हैं। और कहीं से लगता नहीं कि वो उनकी एज जो है वो कोई 70s में है। वो लुक्स आई थिंक मच यंगर देन हिज एज विद हाई मोरल। देखें, मैंने नहीं इस तरह का बंदा मैंने नहीं देखा। एक कितनी ज़्यादा कैदे तन्हाई में 2 साल हो गए हैं, 2 साल, और उसमें वो कोई उनको फेवर नहीं मिली। एक दिन भी वो हॉस्पिटल नहीं गए, एक दिन जो है वो उनको कोई गिला शिकवा नहीं हुआ, और बड़ी उन्होंने सख्त जो है, मैं तकरीबन 6 महीने रहा हूँ इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। And I can tell you it's very difficult. It's very difficult, unbearable. और इन्हें 2 साल हो गए हैं खान साहब को, और द वे वो एक्ट करते हैं वो ऐसे लगता है वो ज़मान पार्क में या बनी गाला में बैठे हैं। एक लम्हा भी मुझे तो नहीं लगा कि वो कोई 2 साल ने उनके ऊपर कोई असर डाला है। और किताबें अब उनको नहीं मिल रही जिसका उनको बड़ा गुस्सा है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाहर के सारे हालो हवाल से वो बाखबर है, क्योंकि अखबार मिलता है, अखबार मिलता है तो वो उसके ऊपर है और वो इन्फॉर्म्ड होते हैं। लेकिन जाहिर है, देखो ना, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एक और चीज़ है। जो मेरा प्रॉब्लम जो है वो यही है कि उन तक एक जो भी पार्टी के लोग मिलते हैं, देखो ना, जो बंदा जेल में है उसकी 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये कि उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिले, फिर ये है कि उसकी फर्स्ट हैंड मिले, एडवाइस जो है वो हो, और फिर जो वो स्ट्रेटजी बनाए उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो जाहिर है कि उस तरह नहीं है, जिसकी वजह से एक वैक्यूम, जिसकी तरफ आप भी पहले बात कर रही हैं, वो एक वैक्यूम जो है वो रह जाता है, और मिसकम्युनिकेशन भी बहुत हो जाती है। एक तो आपको मालूम ही है कि अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर मैं बाहर जाके कोई और बात करूंगा तो लफ्ज़ ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो अगर इस तरह से जो मिसकम्युनिकेशन है, फिर लोगों के अपने एंगल भी होते हैं, वो भी आ जाते हैं, रंग देने की कोशिश करते हैं, अपना भी हो जाता है, चीज़ें आ जाती हैं। सो वो प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ के ऊपर उसी तरह खड़े हैं। मैंने जाहिर है कि जो मैं हमेशा ही करता हूँ, पब्लिकली भी करता हूँ, वही बात मैंने जो है वो उनसे भी रिक्वेस्ट की कि मैं तो समझता हूँ कि
हमारा बड़ा फेलियर है पीटीआई का कि हम कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं बना सके। ये आपने फिर बात की? बिल्कुल, मैंने ये बात की कि देखें, ये हुकूमती जमातों से लड़ाई है, हमने फैसला किया ये काफ़ी नहीं है, हमने अपोजिशन की भी सारी पार्टियों से लड़ना है। तो आप हर जगह महाज नहीं खोल सकते, और दूसरा देखो शादिया, हम पॉलिटिशियन हैं। पहले मुझे ये बताएं, आपके और इमरान खान के दरमियान जो एक रुकावट या जो पार्टी से चले जाना, वो एक जो आइस मेल्ट, कभी रुकावट है ही नहीं। खान साहब आइस एक वो मेल्ट है, उनका रवैया जबरदस्त है। मेरे साथ हमेशा उन्होंने बहुत मोहब्बत किया और बड़ा उन्होंने, अब भी पहले भी ज़ाहिर है हमारी जो सियासी हैसियत उन्हीं की वजह से है, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है हमेशा, और हम उनके साथ हैं पहले। तो इमरान खान इसका मतलब जब बाहर आएगा फवाद चौधरी पार्टी के अंदर होगा? और कहते वो ये है, मैंने कहा कि बाहर लाने के लिए असल में जो है वो हमें हिकमत अमली चाहिए। हाँ, तो ये बात की आपने कि मेरा पार्टी में इनपुट होना चाहिए। ये फैसला तो खान साहब ने खुद ही करना है, जो भी उन्होंने करना है, जैसे जब भी मुनासिब समझें जब भी करें। बट इवन जो मौजूदा लीडरशिप है, मेरा गिला सिर्फ यही है, देखो हर बंदा ये कह रहा है कि जी तहरीक चलनी चाहिए। हाँ, चले तहरीक चला दें आप, बट तहरीक से पहले की भी तो 10 स्टेप्स है ना, वो कौन करेगा? आपने देखें काउंटर, आपने एक फियर जो फैक्टर इतना स्पेशली पंजाब में जो है, वो फियर फैक्टर खत्म होगा तो लोग निकलेंगे ना। आपने कोई 4 आवाजें अपने साथ शामिल करेंगे तो आप 4 लोगों को मिलाएंगे तो कर सकेंगे ना। अब आप देखें, जैसे मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपके राब्ते हुए, आपकी भी मुलाकातें हुई उनसे? मेरी बहुत मुलाकातें हुई, और आई कैन टेल यू 100% अलायंस ना बनने की जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई की है। आपने पहले कहा मौलाना को कि आपको याद होगा कि इन्होंने कहा कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ जमीयत से करेंगे। हेडलाइनें छपी हर चीज़। एक दिन आप टीवी लगाते हैं, पता चलता है कि जी वो तो पीपल्स पार्टी और नून से मुज़ाकरात हो रहे हैं। मौलाना को, अचकज़ई साहब को किसी ने पूछा ही नहीं। और आप जरा टेबल देखेंगे ना, हुकूमत के सारे अलाइज बैठे हुए हैं, पीटीआई अकेली बैठी हुई है। इट डजंट गो दैट वे। बिल्कुल। उसके बाद खैर बात हुई, मैंने भी मौलाना साहब से जाके कहा कि जी वो चूँकि खान साहब अंदर हैं और कम्युनिकेशन नहीं है, आप थोड़ा इसको करें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा, जी उधर मुलाकातें शुरू हो गई। आप देखें उसमें वो भी मौलाना साहब, भाई आप कामरान मुर्तजा को साथ ले जाएं तो क्या क़यामत आ जाएगी। चीफ जस्टिस ने आपको क्या दे देना था, बट वो सारे वकील हाजिर लगाने। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो हम कहते हैं मौलाना अलायंस में मिल जाएं, तगड़ा अलायंस बन जाए, डू यू रियली थिंक कि अगर मौलाना वाकई मिल जाते हैं, इनके साथ अलायंस बना लें, वो जरदारी को साहब को या नून लीग को टफ टाइम देंगे या इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे? भाई बात ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि एक अलायंस बने। देखो पाकिस्तान में 76 साल से क्या मॉडल चल रहा है? मॉडल ये चल रहा है कि अपोजिशन जो है वो वेट करती है कि हुकूमत में लड़ाई हो जाए, यही चल रहा है मॉडल। ये चल रहा है, बिल्कुल। ये मॉडल कोई मॉडल नहीं है। जब इसीलिए मेरी जो रिक्वेस्ट होती है खान साहब को, जब हम ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ बात करेंगे, तो एक्चुअली हम 76 साल के मॉडल को ही फॉलो कर रहे हैं। दिस इज नॉट व्हाट वी शुड डू। हमें तो एक इंक्लूसिव मुज़ाकरात चाहिए जिसमें हुकूमत भी शामिल हो। और देखो ना, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत, और ये पीटीआई की तरफ से ये बार बार बात क्यों आती है कि हम हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे। जब मरियम नवाज आके ये कहें कि मोदी तो अच्छा है फिर भी कम है, और ये 9 मई जिन्होंने किया ये ज्यादा है। हाँ, मुझे बताइए ना, जब इस तरह की बातें होंगी तो पीटीआई से कोई फूल तो नहीं बरसना है। बिल्कुल। आपने 2 साल से अंदर भी रखा हुआ है, 34,000 आदमी गिरफ्तार हुआ है। 34,000, 1.25 लाख से ज्यादा छापा पड़ा है। बिल्कुल। देखो लोग बड़े बिटर है। अब आप जाहिर है आप रोज जो है लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, तजिया करती हैं, इतनी ज़्यादा बिटरनेस में क्या किसी ने जो है वो बात करनी है। सो द अलायंस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो बिटरनेस है मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत की वो उतनी नहीं है जितनी हमारी है। फवाद, ये आपको लगता नहीं कि बहुत अच्छा मौका था ये 10 मई के बाद जो एक यूनिटी थी, सियासी जमातें करती, मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करने का बहुत अच्छा मौका था हुकूमत के पास। हुकूमत को इनिशिएटिव लेके टेबल टॉक, देखो अच्छा मौका था भी और है भी, अब भी है। देखो अगर ये प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के अंदर कि हम एक्सट्रीम में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि झगड़ा हो गया अब इसका हल हो ही नहीं सकता, और लोग बातें शुरू कर देते हैं जी वो एक कब्र है, 2 है, 3 है, इस तरह के।
ऐसे माहौल में अब खान साहब को ये मैसेज देना चाहिए था जो उन्होंने बयान दिया। दोबारा खान साहब की बात अगर हो भी गई थी तो बाहर बात करने की क्या जरूरत है? ये देखो ना, अब हम ऑफ द रिकॉर्ड अभी 10 बातें करेंगे, कोई बातें होंगी, लेकिन हर बात अब मीडिया पे तो नहीं करने। मैंने मरवत साहब से पूछा, कहते बहन किसकी है, बिल्कुल एज इट इज बात करती है ना। खान साहब भी लगी लिपटी नहीं रखते, तो कहते बहन किसकी है जिसने बाहर आके बात खुली कर देती है। उनको भी किसी ने आके बताया, वो तो नहीं मिली। हाँ, अलीमा बीबी की तो खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है। अब जो कई स्टेटमेंट्स जो चलती हैं खान साहब की वहां पे, वो खान साहब ने कभी बात ही नहीं की होती, अब बिल्कुल और कॉन्टेक्स्ट पे बात की होती है। अब देखो ना, अगर हर बात, अगर मैं आपको बताऊं, एक हमारे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो थे वो मिनिस्टर थे, हमारे फेडरल मिनिस्टर थे इंटीरियर के, और जाहिर है वो मुशर्रफ साहब के साथ DGIB भी रहे और बड़ी सीरियस पोजीशंस में रहे। तो जब हमारी हुकूमत आई और उन्होंने एक DGIB अपॉइंट हुए हमारे, तो वो मैं और शाह साहब जा रहे थे, तो वो हमें मिल गए रास्ते में। तो शाह साहब ने उनको कहा कि मैं तुम्हें अपनी एक्सपीरियंस की एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुमने जो है वो क्या बताना है प्राइम मिनिस्टर को, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने ये फैसला करना है कि मैंने क्या नहीं बताना, क्या नहीं बताना। तो कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात। अब देखे ना, MNAs हैं, वो आपस में घर में बैठे कोई बात कर रहे हैं, कोई बंदा जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग करके आप सुनाते फिरेंगे तो और इम्प्रेशन हो जाएगा। सो आई थिंक इसका मतलब है कि सोच अभी ऐसी है कि खान साहब के को ऐसे बयानात से मंसूब करके काम खराब ही रखा जाए। देखो, बात यह है कि नहीं भी सोच है तो ये सोच नहीं है कि मामला बेहतर भी करने हैं। इधर से पकड़े इधर से पकड़े, एक ही बात है। एक ही बात। हम जैसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास वोट बैंक है, हमारी तो सिर्फ एक ही जदोजहद होनी चाहिए, और वो जदोजहद होनी चाहिए कि इनकलाब थ्रू इलेक्शन आना चाहिए। तो लेकिन ये भी तो श्योरिटी आप दें ना, ये नून लीग में आज भी ये खौफ है, इन पीपल्स पार्टी में भी है कि इमरान खान बाहर आएगा, हुकूमत भी गई, हम भी गए, नए इलेक्शंस होंगे, पता नहीं वो मौका मिले ना मिले। ये श्योरिटी तो दें कि सिस्टम चलता रहेगा, नए इलेक्शंस आएंगे, कोई फार्मूला बनाएं, इलेक्शन कमीशन तगड़ा होना चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन हो, फिर मजा आए खेलने का। देखो, नून लीग के अंदर भी लोग हैं जो डेमोक्रेट हैं, उनकी जाती तनकीद मेरे पे, PTI पे, खान साहब के ऊपर है, लेकिन वो डेमोक्रेट हैं। टू बी फेयर विद, राना सनाउल्लाह जैसे जो लोग हैं, साद रफीक साहब जैसे जो लोग हैं, और अयाज सादिक की लोग बड़ी तारीफ करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, अयाज सादिक साहब जैसे जो लोग हैं, ये वो और भी बड़े लोग हैं। ये तो ऐसे हम 2-3 नाम ले रहे हैं, बाकियों को कई लोग हैं, इवन आई वुड से आजम तारड़ हैं और बड़े लोग हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में देखो, पीपल्स पार्टी में तो बहुत लोग डेमोक्रेट हैं। नवीद कमर साहब को अगर आप ले लें, सलीम मांडवीवाला को ले लें, गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जैसे लोग हैं, राजा परवेज अशरफ साहब जैसे जो लोग हैं, ये देखो ये डेमोक्रेट है। अब इन लोगों को आप ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर ये पहले ही कन्विंस है, जो आप बात कर रही हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन जो इमरान खान ने जो करना है वो ये करना है कि इन लोगों को या पीपल्स पार्टी और नून को ये यकीन होना चाहिए कि हम अगर हुकूमत में आएंगे तो हम वो नहीं करेंगे जो इन्होंने हमारे साथ किया। हाँ, इंतकामी सियासत नो मोर। हाँ। आपको कोई पाकिस्तान में कोई टेम्परेचर तो डाउन हो ना, हाँ। कुछ चीजें बढ़े आगे तभी बढ़ सकती है ना, हाँ। जब कोई ऐसे माहौल हम जो है वो क्रिएट करें। अब उसके अंदर जो एक फियर है, प्रॉब्लम है इस वक्त, वो ये है, मुझे जो लगता है इवन में वहाँ पे डेफिनेटली 2 सोचें होंगी। एक सोच होगी जो आप बात कर रही हैं, टेम्परेचर नीचे होना। हाँ। एक सोच है कि अगर हमने थोड़ा सा भी हाथ होला कर दिया तो ये ना हो कि ये सारे सर पे चढ़ जाए। देखो ना, ये भी प्रॉब्लम है। अब PTI क्या, जब PTI ये अग्रेसिव पोस्चर्स देती है या बयान देती है, या रोज कह देते हैं हम तहरीक चला देंगे, या रोज हम कह देते हैं रोज कह देते हैं हम जो है वो पर्सनलाइज्ड क्रिटिसिज्म में चले जाते हैं, तो उनका ये फिर और बढ़ जाता है। वो कहते हैं हम हाथ होला करेंगे तो जितने चढ़ जाएंगे, पहले ही बाज नहीं आ रहे। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो आई थिंक दोनों PTI अभी सिर्फ वो शेर आए वाली बात ही कर रही है, ऐसी है। देखो, जो पब्लिक सपोर्ट है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पब्लिक सपोर्ट तो इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी जो आई वुड से कि जो एक सियासी हमायत है कि अगर किसी लीडर को, उसका तो हिस्ट्री में कोई और प्रेसिडेंट जो है वो नहीं मिलता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इतनी ग्रिप पब्लिक के ऊपर किसी की नहीं होगी। बट अगेन
PTI इज नॉट अ मिलिटेंट पार्टी। तो देखिए, आपने जो हकीकतें हैं उनको भी तो सामने रखना है ना, हकीकतों के साथ ही आपने आगे चलना होता है। आई थिंक तो खान साहब ने एक बार फिर जो कहा है कि हमने सियासी जमातों से बात नहीं करनी, बात करनी है, ये क्यों बार बार उनकी सोच क्यों बदलती है? देखिए, इसकी सोच बुनियादी तौर के ऊपर, एक तो मैंने आपको जो नून लीग में एक तलखियां बढ़ाते जा रहे हैं, एक तो वजह वो है। हाँ। दूसरी वजह यह है कि जब पिछली दफा मुज़ाकरात हुए, हाँ। जो बार बार ये पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती है, आपने देखा होगा कि उन्होंने अयाज सादिक साहब, इसहाक डार साहब, अच्छा आई मस्ट एक्नॉलेज इसहाक डार इज़ अनदर मैन जो कि बातचीत के ऊपर यकीन रखते हैं। इन्होंने इसहाक डार ने, राना सनाउल्लाह ने, अयाज सादिक ने, इरफान सदीकी साहब ने क्या कोशिश नहीं कर ली कि वो एक मीटिंग अरेंज करवा दें PTI की जो कमेटी है उसकी इमरान खान से? वो नहीं करा सके। अब इमरान खान ये कहते हैं कि जब वो एक मीटिंग अरेंज नहीं करा सकते तो उनके साथ बातचीत क्या करेंगे? आप अपने जो वोटर, एक तो हमारा जो वोटर है, देखो ना, आप ज़रा एक मिनट इमरान खान के पर्सपेक्टिव में ज़रा सोचेंगे। अब ये देखो 50-60 लाख आदमी है पंजाब में जो छापे जिनके ऊपर जो डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं, अब वो लोग तो नफरत करते हैं। जब आप तस्वीर भी आ जाती है कि भी हाथ में लाते हुए वो लोग नाराज। अब ये PTI ये रिस्क ले कि अपने वोटर को भी नाराज करे, पार्टियों के साथ भी बैठे और वो कुछ करने जोगे भी नहीं हो। हाँ। अच्छा, वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा कि आप क्यों इनसे बात कर रहे हैं? इसलिए कि देखो ज्यादतियां हुई है ना लोगों के साथ। जाहिर है। क्या सीनियर लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है? ये बातें KP से उठ रही हैं कि लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, टू बी फेयर विद। मैं देखो, मैं तो बहुत तनकीद करता हूँ शिबली के ऊपर भी, सलमान राजा साहब के ऊपर भी, इन लोगों के ऊपर भी, लेकिन ये कंप्रोमाइज़ वाले लोग नहीं हैं ये, टू बी फेयर विद। इनका प्रॉब्लम है कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनके ऊपर वजन इतना डाल दिया है कि ये लोग तो नहीं उठाने जो एक इनकी पॉलिटिक्स 8-10 महीने की तो पॉलिटिक्स है। राना साहब एक दिन मेरे प्रोग्राम में थे तो राना साहब से मैंने कहा इनकी बातचीत चल रही है, कहते हैं इनकी जहाँ तक बात होनी चाहिए वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है। नहीं पहुँच है, कद भी नहीं है। देखो ना, इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक अलाइंस बनाएं, जब उसमें फजलुर रहमान साहब बैठे होंगे, खकान अब्बासी बैठे होंगे, अचकज़ई साहब बैठे होंगे, हाफिज नईम साहब बैठे होंगे, PTI उस वक्त जो भी बैठा होगा, आपका एक बहुत कद बन जाएगा। अभी देखें ना, आपका वोट बड़ा है, लीडरशिप आपकी है नहीं, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जेल में हैं जो लीड कर सकते हैं, एजाज चौधरी, महमूद रशीद साहब जैसे लोग जो कि बैठ सकते हैं पार्टीज में, जिनको समझ है, अकल है, वो जेल में है। हमाद अजहर, असलम इकबाल साहब जैसे जो लोग हैं वो बेचारे जो है वो सामने नहीं आ सकते, मुराद बाहर सामने नहीं आ सकते। वो कहते हैं, मैंने उनसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पूछा, मैंने कहा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तो इसका क्या हुआ? कहते ऐसे प्लेटफॉर्म में जिसका मकसद ही सिर्फ इमरान खान की रिहाई हो, तो ऐसे प्लेटफॉर्म का फायदा नहीं। देखिए, बात ये है, ये बात ठीक है, उनका अपना एजेंडा होगा, लेकिन PTI का तो एक ही एजेंडा है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। PTI का और कोई एजेंडा नहीं है। यस, आप अपना एजेंडा इसमें शामिल कर दें। मौलाना फजलुर रहमान का या शायद खकान अब्बासी का एजेंडा शायद ये नहीं होगा ना, जाहिर है उनका तो नहीं होगा, उनको तो नहीं फर्क पड़ता। हाँ। उनका एजेंडा थोड़ा बड़ा होगा, हाँ। PTI का एजेंडा जो है उसकी होगा, लेकिन PTI अपना एजेंडा देगी, वो अपने एजेंडे डाल देंगे उसके अंदर, एंड देन ऑब्वियसली एवरीवन कैन हैव। बट मेरी अपनी राय में जब अपोजिशन अलायंस अगर बन जाता, वो फिर बातचीत कर सकते थे हुकूमत के साथ, देन वी कुड हैव अ फ्रेमवर्क कि जिसमें आप इमरान खान, जाहिर ऐसा तो नहीं होना था आज बातचीत शुरू हुई है, उधर दरवाजे जेल के खुल जाते, इमरान खान बाहर आ जाते, ऑब्वियसली एक प्रोसीजर है। चलिए, पहले बुशरा बीबी बाहर आ जाती, शाह साहब बाहर आ जाते, ये आ जाते, केसेस जो है वो स्लो डाउन हो और लोग जो है ठंडी हवा का झोंका आए, चीजें आए, शुरू तो हो ना काम। PTI की जितनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट है, जिस किस्म का वोट है, PTI को सूट करता है टेम्परेचर नीचे हो। देखो ना, PTI को ये सूट ही नहीं करता कि पाकिस्तान में टेम्परेचर इतना ऊपर है कि इलेक्शनों का इम्कान ही खत्म हो जाए। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। PTI को तो उल्टा सूट करता है कि टेम्परेचर नीचे। लेकिन PTI को भी चाहिए ये यकीन दहानी कराएं कि हम आप लोगों के साथ कुछ ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, देखो ना, खाली यकीन दहानी का प्रॉब्लम यह है कि वो यकीन नहीं करेगा ना, कोई यकीन नहीं करेगा। आपस में इतनी ज्यादा एनिमोसिटी है। हाँ। आपको बीच में लोग चाहिए। इस वक्त अगर मैं तो खान साहब से जो मैं कह के भी आया हूँ और जो मैं समझता हूँ, द PTI शुड हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट इस वक्त, एक ही मकसद होना खान को बाहर निकालना। नहीं, उसके लिए खान को बाहर निकालने के लिए पॉलिटिकल अलायंस बनाए। जब देखो ना, फजलुर रहमान साहब आ जाएंगे, शायद खकान अब्बासी आ जाएंगे, GD आ जाएगी, हाफिज नईम आ जाएंगे, वो जब ये बात करेंगे उसको उनकी बिटरनेस हुकूमत से कम है, इतनी नहीं है जितनी हमारी।
अब हम पाकिस्तान में एक सियासी मुफाहमत या सियासी जमातों के दरमियान वो तो बात करते हैं। अब मैं तो थोड़ा सा एक लाइन चेंज करूँगी। बलूचिस्तान में आपको पता है दहशतगर्दी का जो वाक़या पेश आया है, PTI की भी हुकूमत रही, नून लीग की भी रही, पीपल्स पार्टी की भी रही। के लोगों से बात करें जो डिफेंस एनालिस्ट है, वो कहते हैं तो पॉलिटिकल जमातों का काम है कि बलूचिस्तान में जो है वो वहाँ के हालात ठीक करें, वहाँ की कानून साजी ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान शुरू करने से तो वहाँ के मसाइल हल नहीं होंगे। तो मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ के बारे में भी सोचा है कि सिर्फ इमरान खान की रिहाई ये वो भी तो मुल्क के मफाद में है ना, फवाद वो बातें, ये भी PTI पे बड़ी तनकीद होती है कि PTI ऐसे चीज़ों पर बात नहीं करती। देखो ना, इशू ये है कि आप डिटेल्स में तो तब सोचते हैं ना कि जब बड़ा क्राइसिस या आपका बड़ा बुरान ख़त्म होगा, तो PTI के लिए तो बड़ा बुरान ये है कि सारी पार्टी जेलों में है। PTI तो उस फ्रेमवर्क में ही नहीं है ना कि वो सोचे। बट फैक्ट इज़ कि बलूचिस्तान के मसले का जो हल है उसके लिए भी एक कंसेंसस चाहिए। और देखें, बलूचिस्तान का सूबा आपने 1970 में एक बिल्कुल अहमकाना किस्म का रिफॉर्म करके आपने 3 रीजन्स को इकट्ठा कर दिया और एक सूबा बना दिया। अब 52% पाकिस्तान उसमें है ना, उस सूबे का कोई सर है ना पैर है। वो चीफ मिनिस्टर कोयटा बैठा हुआ है, वो जा ही नहीं सकता किसी जगह पे। जब तक आप 3 सूबे नहीं बनाते, गवादर को फेडरल सिटी नहीं बनाते, ओरिजिनल जो 47 में बलूचिस्तान था या 1970 से पहले जो बलूचिस्तान था वो रिवाइव नहीं करते, 3 रीजन्स उसकी क्रिएट नहीं करते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ पे जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स जब तक आप नहीं लाएंगे तो वहाँ पे पैसा जा रहा है जिसका ना सर है ना पैर है। अब आप देखें ना, ये सिर्फ बलूचिस्तान में पैसे का ज़्यादा इशू नहीं है, ये सारे सूबों में हो रहा है। मतलब आप कश्मीर देख लें, कश्मीर की आबादी 40-45 लाख आबादी है और 110 अरब से ज़्यादा का उनका बजट है। गिलगित बल्तिस्तान जो है उसकी इतनी छोटी सी पॉपुलेशन है और वहाँ पर आप बजट देखें 70-80 अरब रुपए। फवाद, क्या अभी भी खदशा है पाकिस्तान भारत टेंशन, तनाव, जंग, क्या ये अभी भी आप समझते हैं खदशा है? देखिए, मेरी नज़र में जो पाकिस्तान की कामयाबी हुई है, जो कामयाबी हो गई है, ये कामयाबी बिल्कुल जो है वो पाकिस्तान की लिखी गई है। ऑब्वियसली पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान जीत गया। मेरे ख्याल में नाउ इज़ द टाइम कि पाकिस्तान जो है वो पीस मेकर के तौर पे दुनिया में उभरे। इशू ये है कि जो इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं उनको बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है। मेरे अपनी राय में हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर नरेंद्र मोदी अपनी पोजीशन खो रहे हैं। आज कांग्रेस ने मसलन कल ट्रेंड चलाया है संदूर का सौदागर, और अब नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी में उनके ऊपर तनकीद शुरू, आवाज़ें उठेंगी। आज आपने यशवंत सिन्हा का बयान वहाँ पे सुना। अच्छा, बिहार के जो इलेक्शंस हैं उसमें उनकी पोजीशन कमज़ोर हो रही है। सो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो उनके अलाइज हैं वो उनको तनकीद करेंगे। राहुल गांधी तो करते ही करते हैं। सो अब सवाल ये है कि इस मौके के ऊपर नरेंद्र मोदी क्या इस एक्सट्रीम पे जा सकते हैं कि वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला करे इस अपनी डेस्परेशन में या फेस सेविंग में? मेरे ख्याल में वो इतने मजबूत नहीं रहेंगे कि वो इस तरह के फैसले कर सकें। लिहाजा कल जब मुझे लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ जब पाकिस्तान में उन्होंने परमिशन मांगी इमरजेंसी लैंडिंग जी, वो जो जा रहा था श्रीनगर, उसको हमें इजाज़त दे देनी चाहिए थी, क्योंकि दैट वुड हैव पाकिस्तान वुड हैव अपीयर्ड कि हम एक जो है मेरी भी इस टॉपिक पे बड़े लोगों से बात हुई। बड़े लोगों का कहना था कि नहीं देनी चाहिए थी। हमें क्या पता अंदर क्या है, कौन है, क्या है। अभी जो इतनी टेंशन से गुजरे हैं, कुछ भी हो सकता था। नहीं, वो तो मुसाफर त्यारा था। और मुसाफर त्यारा जो है अगर उतरता और अगर उसमें कुछ होता तो भी हिंदुस्तान ही नहीं ख़राब होना था ना, कुछ ऐसी बात नहीं। सो मेरा ख्याल है ये तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है ना जो आप बना लें। मेरे ख्याल में हमें इजाज़त देनी चाहिए। इस वक्त जो जंग का माहौल है वो अब हिंदुस्तान को सूट करता है, हमें सूट नहीं करता। पाकिस्तान पहले ही दुनिया में एज ए रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे देखा गया है। अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप को भी देखें, एंड आई मस्ट से शहबाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार ने बड़ी श्रूड स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिए हैं। एंड इसहाक डार साहब ने तो बड़ा अच्छा अपना, खुसूसन जब वो चाइना गए हैं और अभी मुत्तकी साहब को मिले हैं और आपने टेंशन आप नीचे ला रहे हैं और ये जो वफूद भेज रहे हैं हम, ये अच्छा एक जेस्चर है, बहुत अच्छा जेस्चर है। लेकिन देखिए इसमें बड़ी, एक तो PTI
कि लोगों को किसी को शामिल नहीं किया गया। आप बैरिस्टर सैफ को ले जाते, हाँ। क्योंकि बैरिस्टर सैफ की बड़ी कमांड है, बड़े कैपेबल आदमी, तो उससे रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है और आपको ये फिक्र भी ना होती कि वो कहीं और कहीं और बात ना ले जाए। दूसरा इसमें देखें, हमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक हिंदू, सिख और क्रिश्चियन जो है वो इस वफद में होते, वो नहीं है। सो डाइवर्सिटी नहीं है। एक मैसेज जाता है यूनिटी का कि हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, हम तो सबको साथ लेके और हकीकत भी यही है। हमारे यहाँ तो जो हमारे जो सिख सिटीजन्स हैं, हिंदू सिटीजन्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह पे तो उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन उस तरह से नहीं होती। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जरूर हैं और वो प्रॉब्लम है, वो मुसलमानों के लिए भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है जितनी बड़ी माइनॉरिटीज़ के लिए प्रॉब्लम है, एंड दैट वी हैव टू कैटर देम एट वन टाइम और अदर। लेकिन मेरी नज़र में ये जो वफूद हैं, इनमें डेफिनेटली हमारी अक़लियतों को शामिल होना चाहिए था जो नहीं है, और पीटीआई को शामिल होना चाहिए था जो नहीं है। उसके बाद आपने इसमें एक और जो अभी मैं देख रहा हूँ जो प्रोग्राम बाद में आ जाए, देखिए इस्लामी मुल्कों में तो जा ही नहीं रहे आप। आपने जो सबसे पहले वो आदमी जिसने इस सारे खतरात का खुलेआम इजहार किया था वो इमरान खान थे। अगर आप यूनाइटेड नेशंस में उनकी तकरीर सुने, सो नाउ पाकिस्तान से इनकी दुश्मनी उस मुस्लिम दुश्मनी में बेस है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सऊदी अरेबिया है, कतर है, बहरीन है, नाइजीरिया है, आप उधर भी जाएं। फवाद, ये कितना बड़ा डिफरेंस है ना कि वहाँ एक एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान नारा बिकता है। यहाँ के इलेक्शंस में मैंने अपनी तारीख उठा के देख लें, हमने नहीं देखा कि कभी किसी सियासी जमात ने एंटी हिंदू नारा लगा के वोट लेने की कोशिश की। बिल्कुल आपने सही बात की। पाकिस्तान के अंदर जो तीनों बड़े लीडर हैं, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान, इनका कंसेंसस है कि हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये जो इन्फ्लुएंस है हिंदू महासभा का, उसकी वजह से ये मामला जो है वो ये और हो गया है, और वहाँ पे जो पॉलिसी है वो एंटी मुस्लिम और उसकी वजह से एंटी पाकिस्तान है। और इसलिए, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमें बड़ा मौका मिला है दोबारा कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने का। यही मैं सवाल करने वाली थी आपसे कि क्या ट्रम्प कश्मीर में एक बड़ा रोल वो प्ले कर सकते हैं? आई थिंक ही कैन प्ले अ ग्रेट रोल, और स्पेशली इस वक्त जिस किस्म के उनके ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया से। देखो ना प्रॉब्लम क्या है, अब अगर आप ये टेररिज्म पे जाएंगे, देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म का वाक़यात नहीं रोक सकते, ना ही फ्रैंकली वो रोक सकेंगे। बिल्कुल। अब कश्मीर में कल फिर कुछ हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर में क्या है कि आपने वानी साहब को जो जब शहीद किया, अफजल गुरु को फांसी लगाई, अब लोकल ग्रुप्स हैं, जब आप वहाँ पे जुल्म तशद्दुद तो वो उठेंगे। अब आप मुझे बताएं आप कैसे रोकेंगे उनको? और वहाँ पे जो कुछ होगा वो फिर ये कल ऐसा नहीं होगा कि हर बार पाकिस्तान पे आप इल्जाम लगाएंगे और ये ड्रामा पूरी दुनिया के सामने। ये भी जो पहलगाम में हुआ है, इस पे दुनिया, जब इन्होंने ये किया अगले दिन उन्होंने इजलास बुलाया, 100 एम्बेसडर इकट्ठा किया, तो उन्होंने तकरीर अपनी की, जयशंकर ने और उनके एक्चुअली फॉरेन सेक्रेटरी ने, तो उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी साहब से पूछा जी कि एविडेंस क्या है कि पाकिस्तान मुलव्वस है? उनके पास थी कोई नहीं। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने, टेलीग्राफ ने लिखा कि इंडिया तो ऐसे बकवास कर रहा है। और ये देखें अब अगले भी जो आने हैं, कोई ऐसा कोई इशू हुआ या जब भी कोई वाकया हो गया, इंडिया ने आप पे इल्जाम लगाना है। हमें वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हमारे मुल्क में बुलानी चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। एक्चुअली आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान ने OIC के सऊदी अरेबिया से दरख्वास्त क्यों नहीं की अब तक कि वज़राए ख़ारजा जो हैं OIC के, उनको आप बुलाएं, पाकिस्तान बुलाएं, रियाद बुला लें। पाकिस्तान नहीं आते, आप रियाद बुला लें, और ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। एक तो ये मुझे बड़ी हैरत है कि पाकिस्तान ने इसको क्यों नहीं परसू किया। सेकेंडली मुझे ये अभी तक हैरत है कि शहबाज शरीफ साहब की प्रेसिडेंट शी के साथ और MBS के साथ फ़ोन पे बात क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये सारे क्राइसिस में इन्होंने ज़ाहिर है बड़ा अहम रोल अदा किया है। तो आखिर इन्होंने अभी तक बात क्यों नहीं की, और अगला जो हमारा लाएअमल है वो उनसे मिल के तय, कंसल्टेशन में ही तय होगा। बिल्कुल। तो मार्क रूबियो से आपने बात की है, बाकी लोगों से बात की है, पर ये दो की अलाइज जो हमारे हैं, अर्दगान साहब से की है, तुर्की ने तो खैर जिस तरह हमारा साथ दिया। एक और चीज़ खुलकर सामने आई है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की बड़ी वाह हुई है। उनकी तो वाह हो गई है, 60% उनका जो है वो शेयर बढ़ गए हैं, उनकी तो मौजें लग गई हैं। पायलट हमारे थे, मशीनें उनकी थी, तो कमाल हो गया। कमाल किसका था? देखो ना, उधर राफेल जैसा जहाज जो है वो गिर गया, लेकिन उधर दिमाग नहीं थे। कमाल तो चलाने वाले का ही होता है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर
सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा जो है, एक ऐसे मौके पर जब तमाम सियासी जमातों में हमने हमआहंगी देखी, यकजहती देखी, पाक फ़ौज के साथ खड़े होते हुए देखा, बहादुरी के साथ दुश्मन को जवाब देते हुए देखा, लेकिन ऐसे में एक मरियम नवाज साहिबा के जो कुछ जुमले हैं या कुछ इनकी जो बातें हैं, वो लगता है कि जैसे वो कौमी यकजहती पर वार कर रही हैं, हमले कर रही हैं, उसमें एक डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपने एक हिम्मत और बहादुरी के साथ दुश्मन को जवाब दिया, इकट्ठे होकर दिया, और जब जवाब दे दिया, कामयाबी समेट ली, तो फिर बाद में अपनों के साथ निपटना शुरू हो जाए, दोबारा से वो पोलराइजेशन वाला माहौल जो है ना वो पैदा करना शुरू कर दें। मरियम नवाज साहिबा का ये कहना कि जो 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो क्या ये एक कौमी जो स्ट्रेंथ, हमआहंगी, यकजहती, उस पर हमला नहीं है? ऐसे मौक़ों पर क्यों ज़रूरत पेश आ रही है नून लीग के लोगों को भारत ने जो किया उसको 9 मई के साथ जोड़ने की? जो कुछ 9 मई को हुआ, या इस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने जिसको जो समझा, वो तो सजाएं आज भुगत रहे हैं, वो तो जेलों में बैठे हुए हैं, तो बार बार उसको तड़का लगाकर उन बातों को 9 मई का बार बार जिक्र कर कर मुस्लिम लीग नून की अपनी सियासत को ज़िंदा रखना चाहती है, अपने आप को ज़िंदा रखना चाहती हैं। क्यों मुस्लिम लीग नून जो है वो 9 मई से आगे बढ़ नहीं रही है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये नून लीग ने गलत फ़ैसला किया सिफारती मिशन में तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे को शामिल ना करके? क्या नहीं करना चाहिए था? इन्हीं तमाम चीज़ों पर मैं सवाल करूंगी, जवाब लूंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं, राना तनवीर साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया राना साहब। राना साहब, वालेकुम सलाम। क्या ये मौका है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपने सब इंजॉय किया है मैंने जो इंट्रो दी है, ये क्या ये मौका है कि ये कौमी यकजहती पर इस तरह की बातें की जाएं जब सारी जमातें इकट्ठी हैं, फिर मरियम बीबी आए और इस तरह की बातें करें आके? देखिए, हमने दो जो एक क्या मैं कह सकता हूँ, क्वेश्चन कह सकता हूँ, या दो तो आपने, एक स्टेटमेंट है और एक आपने क्वेश्चन किया। और पहले जो स्टेटमेंट आपकी कोई इंटरप्रिटेशन मेरा हाल इस किस्म की है कि कोई डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं, या कोई खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हम करना चाहते हैं जैसे जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मरियम बीबी जब बात करती हैं वो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बात करती हैं, और कुछ फैक्ट्स अगर हों तो उसकी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये कहें कि 9 मई का जो वाक़या था, शायद वो उस तरह हिंदुस्तान भी कामयाब नहीं हुआ जो उसकी कोई नफेरियस डिज़ाइन थे कि जी हम वहाँ, पहले तो उन्होंने हमारी मस्जिदों पे कुछ सिविलियन आबादी पे हमला किया जो 6-7 वाली रात थी। उसके बाद हमारी इंस्टॉलेशन जो हैं फ़ौजी, उन पे बेसेस जो हैं उन पे उन्होंने हमला किया। तो उस तरह का शायद वो नुकसान नहीं पहुँचा सके। हमारे जो आपने बात की है, हमारे जो अफवाज पाकिस्तान उनकी जो जुर्रतमंदी से, उनकी जो दलेरी थी, या उनकी जो बसीरत थी, या उनकी स्ट्रेटजी थी, या जो उनकी महारत थी, उसके सामने वो बेबस रहे। लेकिन जो इन्होंने 9 मई को किया है पीटीआई वालों ने, उन्होंने तो GHQ पे हमला किया है, उन्होंने कोर कमांडर्स के घर पे हमला किया है, उन्होंने सेंसर इंस्टॉलेशन पे हमला किया है। तो वो अगर कहें कि ये उसी तरह का ही वाक़या है जिस तरह इंडिया ने कर दिया है, तो मेरा हाल है आगे आपकी इंटरप्रिटेशन है कि वहादत की जहाँ तक बात है, अगर इस दफ़ा जो ये हमारा इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट था, ये जो अभी वार हुई है, उसमें अगर उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया, जिस तरह भी किया है, मैं फिर उसकी बात नहीं करूँगा। फिर आप कहेंगे डिवीजन पे हम जा रहे हैं, उस पर मुख्तलिफ उनके वीलॉगर, यूट्यूबर जहाँ भी थे, उनके कुछ के नॉट ऑल, कुछ तो ठीक थे, कुछ जो बातें करते रहे वो भी आपके सामने हैं। इस पे भी उन्होंने बहुत सारी बातें की और सिलसिले शुरू किए। तो वो मैं समझता हूँ कि ऐसी सोच के साथ अगर वो बढ़ेंगे आगे तो हम अप्रिशिएट करेंगे। और हमने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, शहबाज साहब ने
असम्बली में खड़े होकर कहा कि बिल्कुल स्पीकर के चैम्बर में या कहीं उन्होंने कहा मैं खुद आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये बात की कि मैं खुद बैठने को तैयार हूँ। और उन्होंने आगे पहले भी एक कमेटी उन्होंने बनाई थी जो डायलॉग करना था, बातचीत करनी थी। जब टाइम पे मीटिंग होनी थी तो उनके बंदे आए ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे डोरी कहीं और से हिलती है उनकी। कहाँ से? जब प्राइम मिनिस्टर ने बात की तो उन्होंने आगे से क्या कहा है, उन्होंने शादिया मेरी बात सुने, जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा मैं बैठने को तैयार हूँ, इनके आगे से क्या स्टेटमेंट आई है, हमने हुकूमत के साथ बात ही नहीं करनी, हम तो फौज के साथ बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे। तो ये अगर रवैया यही है उनका तो उस पर कमेंट ना हम करें। तो बाकी अगर उन्होंने एक इस जंग में पीटीआई की जमात ने ये कहा है कि हम इसमें बिल्कुल हिंदुस्तान का अग्रेशन को कंडेम करते हैं, उन्होंने जो जारियत की है, तो उसके लिए सभी इस यकजहती को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकी रही एक बार का जो डेलीगेशन है उसमें देखें, अगर तो ये वेवरिंग, ये यू टर्न और इनकी सोच एक ख़ास माइंड सेट जो को देखें तो भी हिंदुस्तान ने जो अपोजिशन के लोगों को डाला उन डेलीगेशन में, जो उन्होंने 50 के करीब लोगों को करके मुख्तलिफ पार्टियों से, तो अपोजिशन ने वहाँ क्या किया है, उन्होंने कहा कि जी किसी ने कहा हम जाते ही नहीं हैं, किसी ने कहा कि जी हम इनका तो पता ही नहीं है ये किस तरह की कौन किस वक्त क्या बात करते हैं। बाकी रही कि एक अगर जमात, बाकी तो पार्टी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लोग हैं उसमें, पीपल्स पार्टी है या दूसरे हैं, बाकी भी ये स्टार्ट था और भी भेजेंगे हम डेलीगेशन। होना चाहिए था, सोचा बड़े बड़े ज़ीरक लोग भी हैं पीटीआई में, समझदार लोग हैं, तजुर्बा है ज़ाहिर, उन लोगों को भी होना चाहिए था। वैसे पीटीआई का कोई बंदा बीच में नहीं, अगर वो समझते हैं कि हम भी कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें बिलावल साहब ने कहा कि ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं डिप्लोमेसी के ज़रिए पाकिस्तान की पोजीशन को कुछ थोड़ा सा स्ट्रेंथन करूं या अपना जो बयानिया है उसको मैं वहाँ पे क्लैरिटी के साथ बताऊं यूरोप में, अमेरिका में या जहाँ जहाँ उन्होंने जाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की अगर उनमें भी कोई है बात तो बात आगे, ये एक डेलीगेशन तो नहीं ना, और भी बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करें तो डेलीगेशन में वो लोग भी शामिल हों, जाएं, लेकिन मुफाहमत की फ़ज़ा ही नहीं बन रही है। या क्या किस तरह करें जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहता है, जो वज़ीर आज़म हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब खड़े होके, सारे ये बैठे हुए थे, उनकी तरफ देख के उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, जब जिस वक्त कहें मैं बैठने को तैयार हूँ, आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं हम। और किस तरह मुफाहमत की बात करें, बजाय आप इसको उनको कहें कि भाई आप क्यों नहीं आगे बढ़ते, एक ऑफ़र आई है और उसको आप आगे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। देखिए कोई पहली दफ़ा तो बातचीत नहीं होनी ना, पहले भी तो मुज़ाकरात के लिए बैठे, मिले, बड़ी बैठकें हुई, लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकावट थी, कोई मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ ही नहीं सकी। वो हुकूमत ने कुछ उनके भी कंसर्न्स थे, कुछ पीटीआई के कंसर्न्स थे। यही कहा कि हम आपके, मेरी बात सुन लें, यही कहा कि बैठने को हम तैयार हैं। उस वक्त हमने कमेटी बनाई, हमारी तरफ से सारे पार्टियों के लोग थे, 5-6 लोग थे, इन्होंने बंदे नॉमिनेट कर दिए। जब टाइम था 6 बजे का तो ये आए नहीं। पता चला कि उन्होंने कहा कि जी हमने इमरान खान से पूछना है। मसला तो ये होता है इनका हर वक्त तो का पूछना उनका हक है उसमें क्या बात हो सकती है। अभी मुझे बताएं कि आर्मी चीफ का जब उसको हम फील्ड मार्शल की बैटन दे रहे थे तो चीफ मिनिस्टर केपी के क्यों नहीं वहाँ आए? कल का जब उनका शाया था वहाँ चीफ मिनिस्टर वाज मिसिंग केपी के। तो आई मीन के किसी जगह पे तो उनको जेस्चर उनकी तरफ से आना चाहिए ना जी। सही, तो आप कह रहे सारा कसूर ही पीटीआई का है? नहीं, मेरा कसूर है, पीटीआई का नहीं है। मैंने 9 मई किया था, मैंने इस तरह का मेरा माइंड सेट है, मेरी सोच है नॉन पॉलिटिकल या जो भी है, या मैं उस एजेंडे पे काम कर रहा हूँ। ये पीटीआई के हैं जो उनके जो आप तरह के लोग हैं इंडिया में, एनालिस्ट हैं या एंकर हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी बातें तो सुने। वो कहते हैं नहीं इमरान खान बेहतरीन हमारे लिए शख्स है वहाँ पाकिस्तान में, वो काम तो हम नहीं कर सके जो वो कर रहा है। तो एक वक्त में जब मोदी बगैर वीज़े के आया था तो वो जब वापस गया था उसने जाके आपको पता है कितना मजाक उड़ाया था। उसने अपनी ताकत दिखाई और बताई कि मैं तो बिना वीज़े चला गया, मेरे साथ तो पूरा डेलीगेशन था, मुझे तो किसी ने मेरी बात सुने, कुछ डिप्लोमेसी होती है, मेरी बात सुने, बात मोदी को छोड़ें। मैं जब कहता हूँ कुछ डिप्लोमेसी होती है, कुछ जेस्चर होते हैं हमारा इंडिया के साथ
बड़ा कोर इशू है कश्मीर का, हमारा अज़ली दुश्मन है। अगर उनके साथ कश्मीर का इशू हल हो जाए तो वो वक्त क्यों नहीं आप उसको जिक्र करते? जब वाजपेयी आया था, बिल्कुल आया बस था, पे चढ़ के आया बिल्कुल था, आया था 99, बिल्कुल आया था 90s में, बिल्कुल याद है 99 आया था ना। तो उसने कहा क्या था? उसने कहा कि पाकिस्तान को हम एक्सेप्ट करते हैं और कश्मीर का डिस्प्यूट मैं मतलब क्या एक्सेप्ट करता हूँ या मानता हूँ कि ये बिटवीन पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ये इशू है, डिस्प्यूट है, ये उसने कहा था। जी बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।